अधिकतर लोग मानते हैं कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी नेटो में ही है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। जब वॉशिंगटन ने जून 2025 की 12 दिन की जंग के दौरान और फिर फरवरी 2026 में ईरान से युद्ध की तैयारी की, तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। कई नेटो सहयोगियों ने हिचकिचाहट दिखाई, बहाने बनाए या पूरी तरह से पीछे हट गए। इसके विपरीत एक देश ने तेज और मजबूत कदम बढ़ाए, इजराइल। ये स्थिति एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, क्या अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साझेदार वास्तव में नाटो व्यवस्था के बाहर हो सकता है? क्या यह बिल्कुल भी संभव है? इसका जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा कि ईरान क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना और पूरे समय हमारे साथ कौन खड़ा रहा। इस बदलाव को समझने के लिए हमें मध्य पूर्व के मुख्य मोड़ों को देखना होगा। 1979 में एक क्रांति ने ईरान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन समाप्त हो गया, जिन्हें लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। एक नई इस्लामी सरकार बनी, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी धार्मिक नेताओं ने किया, जो अमेरिका को अवांछित विदेशी प्रभाव मानते थे। ये शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत थी। संबंध बिगड़ते ही ये रिश्ता रातों रात टूट गया। नवंबर 1979 में क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर 52 अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। यह संकट 444 दिनों तक चला, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय अपमान बन गया। इसने पुराने संबंधों के अंत का संकेत दिया। क्रांति से पहले ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे अहम साझेदारों में से एक था। इसके बाद यह अमेरिका के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदियों में से एक बना। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया और चल रहे संघर्ष की नींव रखी। ये प्रतिद्वंदिता अब शुद्ध शत्रुता बन गई है, जिससे ईरान को अमेरिका का दुश्मन माना जाता है। वर्तमान संबंध क्रांति के बाद 47 वर्षों से चली आ रही लड़ाई का परिणाम है, जिसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों ने अमेरिकियों को लगातार मारा है। इसमें बेरूत में मारे गए 241 मरीन से लेकर दूतावास बम धमाके तक शामिल हैं, जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए। इराक और अफगानिस्तान में उनके शेप चार्ज आईईडी से सैकड़ों लोगों की जान गई। कुछ अनुमान मरने वालों की संख्या 1000 जेडीके से ऊपर और हजारों के अपंग होने की बात कहते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं 7 अक्टूबर 2023 की ओर। तेहरान द्वारा वित्त पोषित और हथियारबंद हमास ने इजराइल में मारे गए 1200 लोगों में से कम 41 अमेरिकियों की हत्या कर दी। 2023 के अंत से शुरू हुए प्रॉक्सी हमलों में 180 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए और जॉर्डन, सीरिया में कई मारे गए। इन घटनाओं ने ईरान को लेकर वॉशिंगटन की सोच बदल दी और क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उसकी छवि पुख्ता कर दी। वे धरती के सबसे दुष्ट लोगों में हैं। वे बच्चों के सिर और महिलाओं को 2 हिस्सों में काटते हैं। पर 7 अक्टूबर को देखा, पिछले 47 साल में उनके कृत्यों पर ध्यान दें। जैसे जैसे खतरा बढ़ा, उस क्षेत्र का एक देश इजराइल बारीकी से देख रहा था। भौगोलिक निकटता और सुरक्षा चिंताओं के कारण इजराइल ने ईरान के उदय को अस्तित्व के लिए खतरा समझा। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब ईरानी सरकार ने इजराइल के विनाश की मांग की और सीमाओं पर सक्रिय उग्रवादी समूहों जैसे लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया। इजराइल के लिए यह सामान्य समस्या नहीं थी, बल्कि तात्कालिक खतरा था। इसलिए उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए तैयारी शुरू की। इजराइल ने सैन्य और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने में भारी निवेश किया और उसकी वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत बन गई। इसी दौरान उसकी खुफिया एजेंसियों ने दुश्मन इलाकों के भीतर गहरे नेटवर्क बनाए और देश ने अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां विकसित की। इन्हें हमलों को इजरायली शहरों तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए बनाया गया था। सैन्य तैयारी के प्रति यही प्रतिबद्धता इजराइल को अमेरिका के सबसे तैयार सहयोगियों में से एक बनाती है। इजराइल की सैन्य ताकत उसके लगभग 300 युद्ध के लिए तैयार फाइटर जेट से साफ दिखती है, जो किसी भी प्रमुख नेटो शक्ति से अधिक है। हाँ, ये ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी से भी ज्यादा है, जबकि इजराइल की आबादी करीब 1 करोड़ है और इन देशों की आबादी 5.5 से 8 करोड़ के बीच है। किसी संकट में क्षमता सिर्फ संख्या की बात नहीं होती। असली बात यह है कि जब जरूरत पड़े तब कौन उन्नत जेट्स को हवा में भेज सकता है।
इसके अलावा जहां नाटो सहयोगी आमतौर पर अपनी जीडीपी का लगभग 2% रक्षा पर खर्च करते हैं, वहीं इजराइल इससे कहीं अधिक करता है। वह हर साल अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 9% सेना पर खर्च करता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। ये उच्च निवेश और अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा रिजर्व बलों को त्वरित तैनाती के लिए तैयार रखती है, जिससे सेना फुर्तीली बनती है, जिसे क्षेत्र में ईरान समर्थित बलों से लगातार असली खतरे झेलने पड़ते हैं। ये दबाव सिस्टम फेल होने पर तुरंत सुधार और नए खतरे पर तेजी से अनुकूलन के लिए मजबूर करता है। इसने इजराइल को दुनिया की सबसे जुझारू और नवोन्मेषी सेनाओं में से एक बना दिया है। ये लगातार तैयार रहने की स्थिति ने इजराइल को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति से कहीं अधिक बना दिया है। ये दुनिया भर में अमेरिका के सबसे सक्षम सैन्य और खुफिया साझेदारों में से एक बन गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खुलासे के बाद ये साझेदारी और अहम हो गई। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अगर आप यहां बैठे बैठे सिर हिला रहे हैं, जैसे कि रुको, छोटे से इजराइल के पास बड़े नेटो देशों से भी ज्यादा लड़ाकू विमान तैयार है। वो लोग ही सच में आगे बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात है ना? अगर आपको ये समझ आ रहा है और आप अगला ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जो बिना लाग लपेट के बात करे, तो मेरी मदद करें। एक लाइक जरूर दे ताकि और लोग इसे देख सके, और अगर आप पहले से हमारे साथ नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबा दे ताकि जब बातें और भी मसालेदार हो तो आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 के शुरुआती वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों और खुफिया एजेंसियों ने पाया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सुविधाएं बढ़ा रहा था। यूरेनियम संवर्धन, जहां एक ओर परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन बना सकता है, वहीं इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। इस खोज ने ईरान और प्रमुख विश्व शक्तियों के बीच कई वर्षों तक तनावपूर्ण वार्ताओं की शुरुआत कर दी। लंबी कूटनीतिक बातचीत के बाद आखिरकार 2015 में एक समझौता हुआ। इसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहा गया, जिसमें ईरान ने परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं मानी और बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली। कई यूरोपीय सरकारों ने समझौते का समर्थन किया क्योंकि इससे परमाणु संकट कम होने और कूटनीति का रास्ता खुलने की उम्मीद थी। हालांकि संदेह बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने इस समझौते पर शंका जताई। आलोचकों ने कहा कि यह ईरान की परमाणु प्रगति को रोकता नहीं, बस धीमा करता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आर्थिक राहत से ईरान को पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इन सब बातों ने अमेरिका की चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस नजरिए ने ईरान को खतरे के रूप में देखने की सोच को मजबूत किया और मजबूत गठबंधनों की जरूरत दिखाई। इससे पश्चिमी गठबंधन में गहरा विभाजन उजागर हुआ। यूरोपीय सरकारें तेहरान से संवाद को प्राथमिकता देती थीं, जबकि इजराइल इसे सुरक्षा दृष्टिकोण से देखता था। इजराइल के नजरिए से परमाणु हथियारों से लैस ईरान का जरा सा भी खतरा अस्वीकार्य था। इस खतरे को समझते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के साथ और भी करीब से काम करना शुरू कर दिया। खुफिया साझेदारी बढ़ी और सैन्य योजनाकारों ने संभावित ईरानी हमलों के जवाबी कदमों का समन्वय किया। दोनों देशों ने एक जैसी समस्याओं का अलग नजरिए से अध्ययन कर समान निष्कर्ष निकाले। इस दौरान ईरान अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी हो रहा था। 2015 तक उसने 1700 किमी रेंज वाली सटीक निर्देशित इमाद मिसाइल का परीक्षण किया था। 2017 में खोरम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर हो गई। 2019 में ईरानी ड्रोन व क्रूज मिसाइलों ने सऊदी तेल सुविधाओं पर सटीक हमला किया। 2020 के दशक की शुरुआत में ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन जैसे सिस्टम अपने शस्त्रागार में जोड़े। 2025 तक इन विकासों के कारण ईरान का मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम मध्य पूर्व में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक बन गया था, जिससे वह हजारों किलोमीटर दूर लक्ष्यों को सटीकता से मार सकता था। इजराइल के लिए ये हथियार उसके शहरों और सैन्य ठिकानों के लिए खतरा थे। अमेरिका के लिए ये हथियार मध्य पूर्व में उसकी सेनाओं और वैश्विक ऊर्जा ढांचे के लिए बड़ा खतरा थे। कई सालों की तनातनी और ईरान द्वारा अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद इजराइल का शस्त्रागार चिंता का विषय बन गया। इसी कारण जब ईरान के साथ तनाव बढ़ा तो अमेरिका इजराइल ने तुरंत कदम उठाया। जून 2025 में इजराइल ने पूर्व निवारक हमले किए। अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया और 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ युद्ध विराम फिर टूट गया। अमेरिकी ऑपरेशन में सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारे गए। ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई समेत अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए।
जिससे नागरिक भी चपेट में आए और तेल बाजार में अफरा तफरी फैल गई। हालात गंभीर होते ही अमेरिका इजराइल खुफिया एजेंसियों ने संपर्क किया, सैन्य योजनाकारों ने विकल्पों पर समन्वय किया और रक्षा प्रणालियां तैयार हो गई। इस बीच अन्य साझेदारों ने हिचकिचाहट दिखाई या कूटनीतिक समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। यह तब स्पष्ट हो गया जब अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए अपने सहयोगियों के ठिकानों का इस्तेमाल करना पड़ा। दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे यूरोप में फैले ठिकानों के नेटवर्क पर भरोसा किया, जिनमें से कई नेटो सदस्य देशों में स्थित हैं। सिद्धांत रूप में ये ठिकाने महाद्वीप से बहुत दूर तक अभियानों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में चीजें ज्यादा जटिल थी। ईरान से बढ़ते तनाव के कारण कुछ यूरोपीय सरकारें सीधे हमलों को लेकर असहज हो गई। नेताओं को हालात बिगड़ने और अपने शहरों या ऊर्जा आपूर्ति पर जवाबी कार्रवाई का डर था। इसलिए कई सहयोगियों ने अपने ठिकानों के इस्तेमाल पर सीमाएं लगा दी। कुछ ने रक्षात्मक अभियानों की अनुमति दी, आक्रामक मिशनों पर रोक लगाई। दूसरों ने अपने क्षेत्र से संचालित हो सकने वाले विमानों के प्रकारों पर सीमाएं लगाईं। नाटो महासचिव मार्क ओरुटे ने अमेरिका इजराइल की ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएं कमजोर करने वाली कार्रवाइयों की सराहना की। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन इससे बाहर रहेगा। सामूहिक भागीदारी की कमी दिखाती है कि साझा दुश्मन के सामने पारंपरिक सहयोगियों पर निर्भरता में चुनौतियां आती हैं। नेटो दशकों से खुद को सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बताता है, जिसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अमेरिका ईरान युद्ध बढ़ने से वो वादा अब कठिन परीक्षा में है। राष्ट्रपति ट्रंप सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेटो वॉशिंगटन के साथ युद्ध में लड़ेगा, क्योंकि कई यूरोपीय सहयोगियों ने शामिल होने से इनकार किया। इस हिचकिचाहट से लॉजिस्टिक्स प्रभावित हुई और स्पेन ने अमेरिका को डोरोता व मोरान के ठिकानों से ईरान पर हमलों की अनुमति नहीं दी। इसने कहा कि अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और व्यापक समर्थन के साथ होना चाहिए। फ्रांस ने ओवरफ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे मिशन के रास्तों में हजारों मील की बढ़ोतरी हो गई। यूके ने डिएगो गार्सिया को केवल रक्षात्मक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया और केवल न्यूनतम समर्थन भेजा। इनमें कोई सार्वजनिक टकराव नहीं था, लेकिन इन खामोश रुकावटों ने अमेरिकी योजनाकारों को रास्ता बदलने, देरी और पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। जब भरोसेमंद बेस मना करे तो आपको बिना झिझक साथ देने वाले साथी की जरूरत होती है। इजराइल ने क्षेत्र के केंद्र में विश्वसनीय पहुंच दी, जो ईरानी खतरों के खिलाफ अमेरिकी प्रयासों के लिए जरूरी थी। एक ऐतिहासिक उदाहरण दिखाता है कि नेटो संबंध असली संकटों में कैसे काम आए हैं। 1982 में फॉकलैंड्स युद्ध के दौरान अर्जेंटीना ने दक्षिण अटलांटिक में यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। शुरुआत में अमेरिका ने तटस्थ रहने की कोशिश की और अलेक्जेंडर हेग ने दोनों पक्षों में राजनयिक समझौता कराने का प्रयास किया। हालांकि पर्दे के पीछे रोनाल्ड रीगन के प्रशासन ने धीरे धीरे अपने लंबे समय से चले आ रहे नेटो साझेदार के करीब जाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन ने महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल समर्थन देना शुरू किया, जिससे ब्रिटेन को जवाबी कार्रवाई करने में मदद मिली। इसमें ईंधन आपूर्ति, फाइव आइज की खुफिया जानकारी और एसेंशन द्वीप एयरबेस तक पहुंच शामिल थी, जो अटलांटिक पार ब्रिटिश विमानों और परिवहन अभियानों के लिए एक अहम संचालन अड्डा बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अभियान के दौरान ब्रिटिश भंडार को फिर से भरने के लिए AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइलें और अन्य उपकरण तेजी से भेजे। उस समर्थन ने ब्रिटेन के द्वीपों को फिर से हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इससे अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के संबंधों में तनाव का खतरा था। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि जब किसी प्रमुख सहयोगी पर सीधा हमला होता है तो वॉशिंगटन ऐतिहासिक रूप से उसके बचाव में आगे आता रहा है। अब जब ईरान के प्रॉक्सी खतरों और परमाणु महत्वाकांक्षाएं यूरोप से दूर है, कुछ नाटो साझेदारों ने तत्काल कार्रवाई की जगह कूटनीति और घरेलू चिंताओं को प्राथमिकता दी है। यूरोपीय सरकारों के उलट इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए तात्कालिक खतरा मानता है। ईरानी नेता बार बार इजरायली राज्य के विनाश की बात करते रहे हैं। उन्होंने इजराइल की सीमाओं के साथ साथ उग्रवादी समूहों को भी हथियार दिए। इजराइल के नजरिए से यह टकराव कोई दूर का भू राजनीतिक विवाद नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। जब नाटो नेता कूटनीति पर बहस कर रहे थे, तब जमीन पर घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी समकक्षों के साथ लक्ष्यीकरण जानकारी साझा की। एयर डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिकी नेटवर्क से जोड़ा गया, जिससे दोनों पक्ष वास्तविक समय में वही खतरे देख सकते थे। इस समन्वय की गति दशकों के सहयोग से उपजी थी, जिसने दोनों सेनाओं के बीच
गहरा भरोसा बनाया था। इजराइल को वॉशिंगटन में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। इसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी माना जाता है। ये दर्जा व्यापक सैन्य सहयोग की इजाजत देता है, हालांकि इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है। सालों में ये साझेदारी सबसे करीबी रक्षा संबंधों में बदल गई है। दोनों देश संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक साझा करते हैं और मजबूत खुफिया समन्वय रखते हैं। इसका उदाहरण मिसाइल रक्षा प्रणालियों में दिखता है। इजराइल ने आयरन डोम प्रणाली विकसित की है ताकि गाजा और दक्षिणी लेबनान जैसे आसपास के क्षेत्रों से दागे गए कम दूरी के रॉकेटों को रोका जा सके। ये रॉकेट अगर शहरों या नागरिक इलाकों तक पहुंच जाएं तो गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आयरन डोम आने वाले रॉकेटों को ट्रैक करता है और इंटरसेप्टर मिसाइलें दागता है जो उन्हें हवा में ही नष्ट कर देती हैं। तैनाती के बाद से इस प्रणाली ने हजारों प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराया और अनगिनत जानें बचाई हैं। डेविड स्लिंग नामक एक और प्रणाली मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकती है। ये उन मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित करती है जो ज्यादा दूर और तेज जाती हैं। अमेरिकी और इजरायली इंजीनियरों ने मिलकर इन्हें विकसित किया और सहयोग जारी रहा। अमेरिका ने परिणामों का अध्ययन कर सीखी बातें मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों में लागू की। दोनों देशों की साझेदारी सिर्फ तकनीक या हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, खुफिया जानकारी साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इजराइल मध्य पूर्व का सबसे उन्नत खुफिया नेटवर्कों में से एक संचालित करता है। एजेंसियां उग्रवादी संगठनों, हथियारों की तस्करी के रास्तों और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखती है। साथ ही लेबनान, सीरिया, इराक आदि में गतिविधियों की निगरानी करती हैं। इजराइल सुरक्षा चुनौतियों के केंद्र में होने के कारण ऐसी जानकारी पहले ही जुटा लेता है जो बाद में वैश्विक सुर्खियों में आती है। अजीब है, जिनसे अमेरिका खुफिया जानकारी साझा करेगा वे सहयोगी नहीं है। कुछ नाटो साझेदार भी जानकारी साझा करने में सतर्क हो गए हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड्स ने हाल ही में वॉशिंगटन के साथ साझा की जाने वाली जानकारी को कम कर दिया है। इसका कारण ये है कि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं वे बहुत गहराई से संघर्षों में न उलझ जाएं या संवेदनशील स्रोतों का खुलासा न हो जाए। यह हिचकिचाहट यूरोप के भीतर चल रही व्यापक बहसों को दर्शाती है, जहां कई सरकारें मध्य पूर्व के संघर्षों में सीधे शामिल होने के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देती हैं। इजराइल इस मामले में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाता है। उसकी खुफिया एजेंसियां अमेरिका को क्षेत्र के उग्रवादी समूहों, तस्करी के रास्तों और राजनीति पर लगातार जानकारी देती है। जानकारी का तेज प्रवाह कई बार पश्चिमी हितों पर हमले रोकने में मदद करता है। जहां कुछ नाटो सहयोगी पीछे हटते हैं, इजराइल आगे बढ़ता है। उस विश्वसनीयता ने उसे वॉशिंगटन का सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक बना दिया, कभी कभी नाटो देशों से भी अधिक। डोनाल्ड जे ट्रंप जैसा राष्ट्रपति कभी नहीं हुआ। उनकी दृढ़ता, उनका निर्णायक स्वभाव, उनकी सोच की स्पष्टता, काम करने का उनका तरीका सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। ये सारी फालतू बातों को काट देता है, सीधे मुद्दे पर आता है, मुख्य बात पर पहुंचता है और उस मुख्य कार्रवाई तक पहुंचता है जो करनी चाहिए। लेकिन इससे एक अहम सवाल उठता है, अगर नाटो इतना मजबूत है तो उसके सदस्य सुरक्षा संकट में अलग अलग क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? अमेरिका को इजराइल पर इतना ज्यादा निर्भर क्यों होना पड़ रहा है? इसका एक हिस्सा भूगोल में छुपा है। यूरोपीय सरकारें रूस को सबसे बड़ा खतरा मानती हैं, खासकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए। पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देशों जैसे देश अपने दरवाजे पर चल रहे संघर्ष को देखते हैं और इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। उनकी सैन्य योजना, बजट और कूटनीति इसी हकीकत के इर्द गिर्द घूमती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल नक्शे को अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए ईरान मध्य पूर्व में कई सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में है। उसका मिसाइल कार्यक्रम, प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क और महत्वाकांक्षाएं वाशिंगटन व यरूशलेम के लिए क्षेत्रीय खतरे की धारणा बनाती है। जब देशों को अलग अलग खतरे होते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्राथमिकताएं तय करते हैं। यही असहमति अक्सर समझाती है कि संकट के समय सहयोगी देश अलग अलग तरीके से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। घरेलू राजनीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरोप के अधिकतर हिस्सों में विदेशी सैन्य अभियानों पर जनमत सतर्क है। इराक और अफगानिस्तान के महंगे लंबे युद्धों की यादें मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। वे संघर्ष कई वर्षों तक चले और उनके नतीजे मिले जुले रहे। इतिहास के चलते नए सैन्य मिशन पर यूरोपीय नेता अब सतर्क रहते हैं। यूरोप में रणनीतिक स्वायत्तता का विचार भी लोकप्रिय हो रहा है। कुछ नीति निर्माता मानते हैं कि यूरोप को अमेरिकी नेतृत्व पर कम निर्भर रहकर
अपनी स्वतंत्र रक्षा क्षमताएं मजबूत करनी चाहिए। समर्थकों का तर्क है कि यूरोप को अपने हितों की रक्षा खुद करनी चाहिए, हमेशा वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि आलोचक इसकी विडंबना की ओर इशारा करते हैं। ब्रुसेल्स की स्वतंत्रता की बात के बावजूद कई यूरोपीय सेनाएं अब भी अमेरिकी प्रभाव पर निर्भर है। इसमें लॉजिस्टिक्स, खुफिया और हवाई समर्थन शामिल है, जो किसी भी अभियान के लिए जरूरी है। ब्रुसेल्स में बहस जारी है, जहां कई यूरोपीय संघ की संस्थाएं हैं। इन चर्चाओं में एक व्यवहारिक मुद्दे पर यानी सैन्य खर्च पर कम ध्यान दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के कुल रक्षा खर्च का लगभग 2/3 हिस्सा वहन करता है। 1990 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद कई यूरोपीय देशों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का आकार घटा दिया। उन्होंने संसाधनों को सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास में लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि यूरोप में युद्ध का खतरा कम है। इस फैसले से गठबंधन में सैन्य क्षमताओं में बड़ा अंतर आया। नाटो का एक दिशा निर्देश है कि सदस्य देश राष्ट्रीय आय का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करें। कई देश सालों से उस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी सेनाएं अक्सर वे प्रणालियां देती हैं जो बड़े सैन्य अभियान संभव बनाती हैं। इसमें सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रणनीतिक एयरलिफ्ट, हवाई ईंधन भरने वाले विमान और उन्नत निगरानी ड्रोन हैं। ये क्षमताएं आधुनिक सैन्य अभियानों की रीढ़ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, सबकी नहीं। मैं ठीक है। मेरा मानना है कि अमेरिका नाटो के खर्च का 90% या शायद 100% उठा रहा था। ये असंतुलन 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद विशेष रूप से स्पष्ट हो गया। नाटो ने पहली बार सामूहिक रक्षा अनुच्छेद लागू किया और अमेरिका पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना। यूरोप के सैनिक अमेरिकी बलों के साथ अफगानिस्तान में तैनात हुए, जो एकता का प्रतीक था, लेकिन मिशन ने एक परिचित पैटर्न भी दिखाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे बड़ा हिस्सा युद्ध अभियानों और लॉजिस्टिक समर्थन का उठाया और यह तथ्य 2001 से अब तक नहीं बदला है। और जब हम सहयोगियों की बात कर रहे हैं तो हाँ, अमेरिका के पास अन्य महत्वपूर्ण गैर नाटो सहयोगी भी हैं, खासकर एशिया में। जापान और दक्षिण कोरिया महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन उनका ध्यान मुख्य रूप से चीन और उत्तर कोरिया पर केंद्रित रहता है। इसके विपरीत इजराइल एकमात्र ऐसा साझेदार है जो अमेरिकी सैन्य योजना में गहराई से शामिल है। विश्लेषकों ने इजराइल को अमेरिकी हितों के लिए मध्य पूर्व में न डूबने वाला विमान वाहक पोत कहा है। यह हमें मुख्य सवाल पर लाता है, अमेरिका की अगली बड़ी सुरक्षा संकट में सबसे पहले कौन से साझेदार मदद करेंगे? हर बार लोग जिन गठबंधनों की उम्मीद करते हैं, जवाब वहीं से नहीं मिलता। दुनिया बदलने के साथ गठबंधन भी बदलते हैं। 20वीं सदी की सुरक्षा प्रणाली एक अलग दौर के लिए थी। शीत युद्ध में नाटो सोवियत संघ का सामना और यूरोप में युद्ध रोकने पर केंद्रित था। विघटन के बाद नाटो ने खुद को नए मिशनों के लिए ढाला। नाटो ने पूर्व की ओर विस्तार कर बाल्कन और अफगानिस्तान में शांति अभियानों में भाग लिया, लेकिन एक प्रमुख दुश्मन के बिना गठबंधन को छोटे और अधिक जटिल संकटों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना शुरू हो गया। जबकि यूरोप अपनी रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, नई चुनौतियां लगातार उभरती जा रही है। अब्राहम समझौते ने इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों के द्वार खोले। जो सामान्यीकरण समझौतों के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे व्यापक सहयोग में बदलता जा रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, राजनयिक यात्राएं बढ़ रही हैं और सुरक्षा चर्चाएं अधिक खुली होती जा रही हैं। इस सहयोग का बड़ा हिस्सा ईरान को लेकर साझा चिंता से प्रेरित है। अगर साझेदारियां गहरी रही तो क्षेत्र एकीकृत मिसाइल रक्षा और संयुक्त खुफिया नेटवर्क बना सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं नेटो का विकल्प नहीं होंगी, लेकिन साझा खतरों पर आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बना सकती है। यह विचार वैश्विक सुरक्षा की व्यापक प्रवृत्ति दिखाता है। अतीत के कठोर गठबंधन अब लचीले गठबंधनों को जगह दे रहे हैं। देश अब भी औपचारिक गठबंधन रखते हैं, लेकिन ऐसी साझेदारियां भी बनाते हैं जो खास चुनौतियों के अनुसार जल्दी ढल सके। ये लचीलापन सरकारों को खतरे का जल्दी जवाब देने देता है, लेकिन बड़े संकटों के दौरान कौन से साझेदार अगुवाई करेंगे, इसे लेकर अनिश्चितता भी पैदा करता है। दशकों तक अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी कौन है? इसका जवाब सीधा था नाटो, लेकिन हाल की घटनाएं तस्वीर को जटिल बनाती हैं। यूरोप से दूर तनाव बढ़ने पर नाटो सदस्य विभिन्न राजनीतिक दबावों और रणनीतिक प्राथमिकताओं से जूझते हैं। जनता सैन्य कार्रवाई का विरोध कर सकती है और आर्थिक हित टकराव के बजाय कूटनीति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी दौरान
नाटो के बाहर साझेदारियां मजबूत हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध दुनिया की सबसे करीबी संचालनात्मक सैन्य साझेदारियों में से एक में बदल गया है। ईरान के साथ तनाव बढ़ते ही वो नेटवर्क सक्रिय हो गया। इस घटना ने आधुनिक गठबंधनों का एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच दिखाया। आपातकाल में विश्वसनीयता संधि संगठन की सदस्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। असली विश्वसनीयता केवल संधियों पर हस्ताक्षर करने से नहीं आती। मुद्दा यह है कि जब मिसाइलें चलने लगती हैं तब कौन साथ खड़ा होता है। राजनीतिक फैसले, साझा खतरे और रणनीतिक हित तय करते हैं कि सबसे मुश्किल वक्त में कौन साथ रहता है। आगे वैश्विक सुरक्षा पारंपरिक गठबंधनों और लचीली साझेदारियों पर निर्भर करेगी। नाटो यूरोप में पश्चिमी रक्षा की रीढ़ रहेगा। उस क्षेत्र के बाहर समान खतरों वाले देशों में नए गठबंधन बन सकते हैं। लोगों ने वर्षों तक माना कि अमेरिका के मजबूत सहयोगी वे हैं जो औपचारिक संधियों से जुड़े हैं। हालांकि आधुनिक भू राजनीति एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करती है। जब अगला संकट आएगा तो सबसे महत्वपूर्ण साझेदार शायद वह नहीं होगा जो अपेक्षित गठबंधन के भीतर है। ये वही हो सकता है जो खतरा आते ही तुरंत कदम उठाए।